बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक बताया कि ओरिजिन क्या है मैग्नेटिज्म का और कैसे कैसे मटेरियल आपका मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, वो कुछ बेसिक टर्म्स थी। आज हम उन मटेरियल्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। एक छोटी सी टेबल है, इसका टेबल को समझ में आप थोड़े बाद में पाएंगे। सिंपल ही है, परमेबिलिटी के बेसिस पे मटेरियल को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया है। अगर परमेबिलिटी 1 हो जाती है किसी मटेरियल की, ठीक है, अगर किसी मटेरियल की परमेबिलिटी 1 है तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड नहीं होगी, जैसे एयर, कॉटन, गिलास, प्लास्टिक, मिका। ठीक है, अगर आपके पास परमेबिलिटी 1 नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फेरोमैग्नेटिक, परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो पैरामैग्नेटिक, और लेस देन 1 है तो क्या होगी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी तरह फील्ड पेपर इफेक्ट देख लेते हैं। अगर म्यू आर 1 है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन द मीडियम, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनेगी वो एयर के अंदर जो फील्ड बनेगी वो दोनों बराबर हो जाएगी, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। वो मटेरियल कैसा हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर ये लेस देन 1 है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मटेरियल के अंदर हो रही है, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, वो लेस देन होगी डीबी नॉट से। अगर ये ज्यादा है तो डीबीएम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और पैरामैग्नेटिक में ये और ज्यादा हो जाती है। एक बार टेबल नोट करो, फिर मैं इन सबका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी टर्न बाय टर्न। एक बार नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी नोट करिए। हो गया नोट? मैंने 1 सेकेंड बेटा, नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा सभी ने? नेक्स्ट देखिए आपका, अब हम सबसे पहले बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की। डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, थोड़ा ये वीडियो बेटा लंबा बनेगा आपका, सारा वीडियो देखना पर आपको समझने के लिए टॉपिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, तो क्या होते हैं आपके पास, वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। these material are weakly repelled in external magnetic field. These material weakly repelled in the external magnetic field. Magnetization occur opposite to magnetic intensity. और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस केस में क्या होता है, आपके पास डायपोल्स रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं। आपके पास मटेरियल क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करता है। जैसे आपके पास ये एक्सटर्नल फील्ड थी H, ठीक है, तो इसके अंदर जो BM बनेगा आपके पास, वो इसका क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका क्या करता है, वो अपोज करता है आपके पास। इस सिचुएशन में आपके पास BM क्या होगा, अपोजिट होगा किससे, H से आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इस केस में क्या होता है, म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस जाई थी आपके पास। अरे म्यू एम क्या था आपके पास, म्यू एम क्या था, म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ये तो समझाया था ना। तो म्यू एम बाई म्यू नॉट, ये क्या बन गया, 1 प्लस जाई, तो ये क्या कहलाएगा, म्यू आर। म्यू आर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस जाई लिख सकते हो। म्यू आर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस जाई। तो इसमें म्यू आर की वैल्यू मटेरियल की, ये अपोज करता है परमेबिलिटी, मटेरियल मैग्नेटाइज का क्या करता है, ये अपोज करता है। म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। और लेस देन 1 कब हो सकती है म्यू आर की वैल्यू, जब ससेप्टिबिलिटी कैसी हो, नेगेटिव हो।
म्यू आर की वैल्यू लेस देन कब होगी, जो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा आपके पास, और इसमें तो मटेरियल मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा, वो तो अपोज कर रहा है। केमिस्ट्री में कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो सारे एक दूसरे के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल। सारे डाइपोल क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और जो आपके पास डाइपोल बनते हैं वो फील्ड का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। फील्ड का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। एक्सटर्नल फील्ड का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसलिए इस केस में क्या बना, बीएम अपोजिट है किससे, एच से। जब यहाँ एम कह दूं मैं, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट होगा किससे, एच से। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जाई इंटू एच के, तो जाई क्या अपोजिट है, एम अपोजिट एच से, तो जाई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, इट मींस नेगेटिव का मतलब जैसे मैं ये कह दूं म्यू आर इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ठीक है। तो म्यू आर क्या है, लेस देन 1। म्यू आर क्या आएगा, लेस देन 1। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, आपकी डायमैग्नेटिक मटेरियल की। एक बार इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिख सकते हो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपके पास, और भी काफी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल इतना ही लिखिए एक बार, ठीक है। लिख लिया, ये डेफिनेशन थी। अब मैं इसको समझाऊंगी आपको कि हुआ कैसे। इस केस में मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी से क्या होता है, अपोजिट होता है। अभी बताऊंगी कैसे, एक बार नोट कर लीजिए एक बार इस केस को। नोट कर लिया, नोट हो गया सभी का। देखिए बेटा, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी थी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वीकली रिपेल्ड करते हैं एक्सटर्नल फील्ड के साथ। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, वीकली रिपेल्ड करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तरीके से केमिस्ट्री में यही कहते हो कि पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किसी भी एटम में, वो किसके कारण एग्जिस्ट करता है आपके पास, ऑर्बिटल मोशन के कारण। मैंने बताया था मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट विद ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन और न्यूक्लियस मोशन। लेकिन मैंने स्पिन मोशन के कारण और न्यूक्लियस के मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है। उसकी अमाउंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है आपके पास। इसलिए मेजर जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो क्या बनाता है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी m इज इक्वल टू आई है। इस केस में क्या होता है, सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर्ड होते हैं, तो सारे डाइपोल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। कोई भी एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक डाइपोल। द नेट मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर जीरो। नेट सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट डाइपोल जीरो, तो नो एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट। कोई भी एटॉमिक डाइपोल जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इट मींस नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो ये डाइपोल्स हैं। जब हम एक्सटर्नली डाइपोल्स रैंडमली ऐसे ऐसे ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है। जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो एक कंडीशन ये होती है कि डाइपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। दूसरी कंडीशन क्या समझाई थी कि वो ये डाइपोल जब अलाइंड होते हैं तो इनमें करंट बनता है, और करंट के कारण मैग्नेटिज्म बनती है, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करते हैं। ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब जैसे ये डाइपोल है उससे अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। उससे अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। When we apply the external magnetic field, induced dipole in any substance, किसी भी सब्सटेंस में induced dipole बनेगा, वो अमाउंट अलग अलग होती है हर केस में, ठीक है। Applying the external magnetic field, by applying the external magnetic field, these induced dipole opposes the external magnetic field. ये जो induced dipole बनेंगे ना एक या दो, ये आपका अपोज करेंगे किसका, external magnetic field का। तो देखो इसमें तो डाइपोल ही नहीं है, इसमें तो सारे डाइपोल ऑलरेडी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो ऑलरेडी सारे डाइपोल जीरो हो चुके। तो जब जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे, ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या बनेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। उस फील्ड के कारण क्या बनेगा मटेरियल के अंदर, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और जो आपके पास ये एक्सटर्नल फील्ड है बी आपके पास H, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मैग्नेटाइजेशन किधर होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन में। किधर होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो दैट द इलेक्ट्रॉन नो हैव एटॉमिक डाइपोल।
Hence they are weakly repel the external magnetic field. कोई एटॉमिक डाइपोल ही नहीं है, तो इंड्यूस डाइपोल के कारण इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। इंड्यूस डाइपोल की डायरेक्शन अब फील्ड से क्या होगी, अपोजिट। तो वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फील्ड को क्या करेगा, रिपेल। फील्ड ऐसे आ रही है ना, ऐसे, तो फील्ड को ऐसे धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं किसके साथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। या ये कह सकते हैं कि आपके पास ये मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी से क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। एक बार ये नोट कर लो, जो मैंने समझाया वो लिख दिया, एक बार नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है एक्सटर्नल फील्ड के साथ रिपेल करते हैं, इसमें मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी से क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। नोट कर लीजिए बच्चे एक बार, जल्दी से कर लिया नोट, जल्दी से हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल। इन दैट केस no atomic dipole, so net magnetic dipole moment 0, so net magnetic dipole moment 0। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक डाइपोल ही एग्जिस्ट नहीं करता, सारे पेयर्ड है ना, इसलिए फ्रीली कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा आपके पास। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, नेगेटिव। अभी समझाया मैंने, क्यों होगी, क्योंकि इस केस में अप्लाइड फील्ड अगर एच इधर है तो मैग्नेटाइजेशन अपोजिट होता है, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बराबर जाई एच, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये एक दूसरे से अपोजिट है। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी आपके पास, ठीक है। इन दैट केस म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 ऑलवेज, ठीक है, एक्सेप्ट द केस, ऑलवेज एक्सेप्ट द केस ऑफ सुपर कंडक्टर के केस में म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है उस केस में, एक्सेप्ट द केस ऑफ सुपर कंडक्टर, म्यू आर या जो ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है आपके पास, -1 के बराबर होती है। कितनी होती है आपके पास ये, ठीक है। ये किस केस में होता है, ऑलवेज, ये दोनों कंडीशन ऑलवेज होल्ड होगी कि ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 होगा। मैं नोट डाल के लिख देती हूँ इस केस को, ठीक है, कि आपके पास ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, नेगेटिव, और परमेबिलिटी क्या होगी, लेस देन 1 ऑलवेज। नोट डाल के लिख लो यहाँ पे, एक्सेप्ट द केस ऑफ सुपर कंडक्टर के केस में डायमैग्नेटिक मटेरियल वेरी लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। भले ही ससेप्टिबिलिटी उस केस में कितनी हो जाती है आपकी, -1, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव और वेरी स्मॉल। उस केस में ससेप्टिबिलिटी वेरी लो टेम्परेचर पे नेगेटिव होती है, लेकिन मटेरियल क्या हो जाता है आपका सुपर कंडक्टिंग केस में चला जाता है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास आता है, दे आर वीकली रिपेल with the magnetic material, they are weakly repelled with the magnetic material, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे मूव
इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म magnetic field, non-uniform magnetic field, they move weak to strong to weak, strong to weak. जैसे आपके पास ये फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इधर फील्ड क्या है, मोर है, ठीक है, ये B1 है, ये B2 है, तो B1 ज्यादा है किससे, B2 से, तो ये मटेरियल B1 से काम ऊपर जाएगा B2 में, ठीक, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म को पसंद नहीं करता, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पसंद नहीं करता डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं आपके मटेरियल जो होते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये मटेरियल कहाँ से काम कर जाएंगे, वीक, स्ट्रॉन्ग से वीक साइड में क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। नोट करिए एक बार इतना, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पे एक बना लेना एक बार आप लोग कि दे आर वीकली रिपेल्ड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, साइड में बना लेना, कई जगह होगी कि आपके पास, जैसे इसको ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये कैसा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे इसको, जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, जैसे यहाँ पे ये एक्सटर्नल फील्ड है, देखो ऐसे, मैं पहले इधर बनाती हूँ, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास, ठीक है, आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ठीक है, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फील्ड है, तो ये क्या करेगा, इन फील्ड को रिपेल कर देगा, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म को पसंद नहीं करता, तो इसमें से फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी आपके पास, इस तरीके से, फील्ड लाइंस इसके अंदर से नहीं जाएंगी, फील्ड लाइंस इसको रिपेल करती हुई जाएंगी, फील्ड लाइंस इसको रिपेल करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ऐसे हो जाएंगे फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्या आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो जैसे इसको फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, ये फील्ड लाइंस को रिपेल कर देगा, तो दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर देगा, ये रिपेल कर देगा। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लेस डेंस इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम लेस डेंस inside the magnetic material, diamagnetic material, magnetic material, फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है, मतलब कि रिपेल कर देता, फील्ड लाइंस रहेंगी नहीं, यहाँ पे बहुत कम रहती, कोई रेयर एक आध मुश्किल से, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, नोट करिए एक बार इसको। नोट कर लीजिए जल्दी से, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, ऊपर लिख दूं मैं एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, एग्जाम्पल लिख लीजिए, नाइट्रोजन वाटर, नाइट्रोजन NaCl, कॉपर वाटर, these are some example of diamagnetic material, these are some example of diamagnetic material। ओके बेटा, समझ आया सभी को, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट हो गया नोट, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसकी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल्स क्या होता है, रेंडमली ओरिएंट करते रहते हैं, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है हमेशा उसके, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, डायमैग्नेटिक में क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगी, कह सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते, केमिस्ट्री में ये कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आउटर सेल में क्या एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके, एग्जिस्ट करते हैं आउटर सेल में, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड डाइपोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, डाइपोल्स क्या करेंगे, रेंडमली ओरिएंट करेंगे, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, इन दैट केस
in the absence of an external magnetic field, in that case net dipole moment not zero, net dipole moment not zero, नेट डायपोल मोमेंट जो है आपका जीरो नहीं होगा आपके पास, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, नेट एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट, एटॉमिक डायपोल्स एग्जिस्ट, क्या करते हैं आपके एग्जिस्ट करते हैं, नेट एटॉमिक डायपोल्स क्या करते हैं आपके एग्जिस्ट करते हैं आपके। जैसे आपने O2 कह दिया, सोडियम कह दिया, और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है सोडियम के बाद, सोडियम की इक्वेशन क्या होती है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 into 3s1, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेट डायपोल एग्जिस्ट करेंगे आपके पास, नेट डायपोल मोमेंट क्या करेगा आपका एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इन द absence of any external field, dipoles are randomly oriented, dipoles are randomly oriented in the absence of any external field, dipoles क्या करेंगे randomly orient करते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है उस केस के अंदर आपका, ठीक है बेटा देखिए, इन द absence of external magnetic field dipoles are randomly oriented, ठीक है। when we apply net dipole moment zero, उस सिचुएशन में रैंडमली क्या ओरिएंट करते, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट जीरो, ठीक है। क्या होता है कि डायपोल्स जो होते हैं ऐसे रैंडमली ओरिएंट करते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो एक छोटे से वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट हमेशा क्या हो जाएगा जीरो। एक छोटे से वॉल्यूम में क्या होंगे कि दो डायपोल ऐसे हैं, तो एक ऐसे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। इसलिए इन द absence of external field ये रैंडमली ओरिएंट करते रहते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, उस सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आपका जीरो। बट when we apply the external magnetic field, ठीक है, they are अलाइंस्ड, डायमैग्नेटिक क्या करते हैं रिपेल करते हैं, ठीक है। तो दे आर अलाइंस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, they are aligned in the direction of external magnetic field, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे अलाइंस हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे इस तरीके से, जैसे ये आपके पास डायपोल्स थे, ठीक है, जब आपने एक्सटर्नल फील्ड मान लिया ऐसे अप्लाई करी H या B, ठीक है, तो डायपोल्स ऐसे रैंडमली घूम रहे थे, तो क्या हो जाएंगे लगभग सारे इस डायरेक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट अलाइनमेंट के लिए कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। सारे तो नहीं, तो कुछ डायपोल अपोजिट भी होते हैं जो इंड्यूस डायपोल प्रोड्यूस होते हैं, जो थर्मल एजुकेशन के कारण, थर्मल एजुकेशन जो रूम टेम्परेचर होता है उसके कारण, तो कुछ इंड्यूस डायपोल तो प्रोड्यूस होते हैं जो इस फील्ड का क्या करेंगे अपोज करेंगे, लेकिन लार्ज अमाउंट में क्या होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे अरेंज, कुछ क्या करेंगे फील्ड का अपोज भी करेंगे, कुछ परसेंट क्या करेंगे इंड्यूस डायपोल जो प्रोड्यूस होंगे इस फील्ड का क्या करेंगे अपोज करेंगे। बट नेट डायपोल मोमेंट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, बट क्या करेगा नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। सो नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और एक नोट करके लिख लीजिए, अलाइंसमेंट ऑफ द डायपोल आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अलाइंसमेंट ऑफ द डायपोल इंक्रीजेस,
अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज कर सकते हो? फर्स्ट केस बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे थर्मल एजुकेशन कम होगा, थर्मल एजुकेशन कम होगा तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट कम बनेगी, तो उसका अपोज कम होगा, तो ज्यादा का डाइपोल क्या हो जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, ज्यादा के डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, अपोजिशन कम होगा उस सिचुएशन। ठीक है, तो अलाइनमेंट मैक्सिमम कब होगी, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड होंगे उतने ही डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक में कोई भी डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन नहीं जाता, डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो डाइपोल्स होते हैं, एटॉमिक डाइपोल्स, दे आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नोट करिए बेटा एक बार इतना, फिर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, ऊपर से केस लिख लीजिए, दीज आर द मटेरियल व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड टू द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड। These material, इतना आप लिख सकते हो, these material, these are those material which are weakly attracted to the external magnetic field. These are those material, these are those material which are weakly attracted, which are weakly attracted, ठीक है, in the external magnetic field, weakly attracted towards the external magnetic field, weakly attracted in the external magnetic field, in the external magnetic field, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल्स क्या होंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। नोट करिए एक बार इतना बेटा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ, लिख लिया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, यही लिख लीजिए डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये मटेरियल क्या होते हैं, वीकली फील्ड के साथ क्या होते हैं, आपके अट्रैक्ट होते हैं। इन दैट केस, दूसरा प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इन दैट केस एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट, सो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने लिख दिया, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ससेप्टिबिलिटी होती है इन मटेरियल की, वो कैसी होती है, पॉजिटिव पर स्मॉल, बट स्मॉल, कैसी होती है, पॉजिटिव बट स्मॉल होती है आपके पास। ठीक है, अच्छा स्मॉल का मतलब क्या होता है कि जो ससेप्टिबिलिटी 10⁻³ टू लगभग 10⁻⁶ तक होती है, 10⁻³ टू -6 तक क्या करती है वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, 10⁻³ टू 10⁻⁶ तक क्या करती है, ये वेरी स्मॉल ही होती है। ठीक है, पॉजिटिव होती है पर स्मॉल होती है। ठीक है, जैसे आपके पास, आप बात करें, जैसे मैग्नेटाइजेशन की बात करें, m=J × H। ठीक है, अगर आपने मान लिया 1000 दिया, ये कितना दिया 1000,
एच कितना था 1000, तो जाई कितना होगा 10 पर -3, तो ये कैंसिल, मैग्नेटाइजेशन कितना प्रोड्यूस होगा 1, मतलब कि 1000 एटम में एक आध अलाइन होगा या 100 एटम में बहुत कम अलाइन होंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है इसकी, थोड़ा एग्जांपल के लिए बताया मैंने ये जस्ट आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इन मटेरियल की क्या होती है, ग्रेटर देन 1। इन मटेरियल की परमेबिलिटी क्या होती है आपकी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, these material are moved, these materials are moved from weak to strong, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म को पसंद करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ पे क्या है B2, यहाँ वीक है और यहाँ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो मटेरियल कहाँ से काम मूव करेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर जाएगा, बिकॉज दे आर लाइक द मैग्नेटिज्म। इसके अंदर कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं, फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं आपके पास, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइंस, इन दैट केस, अगला देखिए, इन दैट केस मैग्नेटाइजिंग फील्ड lines are some more dense. Magnetic field lines are become more dense inside the paramagnetic material, paramagnetic substance, inside the paramagnetic substance, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर कि जैसे आपके पास ये मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे हम लोग, किसमें रखेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड में। तो ये सारे के सारे फील्ड मैग्नेटिज्म को पसंद करता है, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस को क्या करेगा, अपने अंदर से घुसा लेगा। सारी की सारी फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से जाएंगी, सारी की सारी ऐसे, तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, मोर डेंस। और पैरामैग्नेटिक क्या करता था, रिपेल, और पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये सारे की सारे फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर से चली जाएंगी। नोट करिए एक बार जल्दी से, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट करिए बेटा, जल्दी नोट करिए। हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और देखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक substance is inversely proportional to the temperature. Magnetization of a paramagnetic substance is inversely proportional to the temperature. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास C इंटू बी नोट बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप लोगों को पता है M क्या होता है, जाई इंटू एच के, तो जाई इंटू एच बराबर सी, बी नोट की वैल्यू म्यू नोट एच डिवाइड बाई टी, एच से एच कैंसिल, तो जाई क्या हो जाएगा C म्यू नोट बाई टी। तो ससेप्टिबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर ये क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, अगर मान लें मटेरियल का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या एक्सटर्नल फील्ड को बहुत ज्यादा कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपके साथ। ठीक है, नोट करिए एक बार इस पॉइंट को, नोट हो गया। इसके अंदर
देखिए आपके पास इफ टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, इफ एक नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए, इफ टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, ठीक है। टेम्परेचर क्या आपका बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा, डायपोल्स क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं रहेगा, डायपोल्स के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। उस स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण सारे डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। उस टेम्परेचर, उस कंडीशन में टेम्परेचर का रोल नहीं रह जाता फील्ड के ऊपर। उस सिचुएशन में आपका क्यूरी लॉ जो है वो आपका वैलिड नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन क्यूरी लॉ इज नॉट वैलिड। देखिए, ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, एक बार इतना लिख लो, एक बार आप लोग, मैं भी लिखती हूँ, ऊपर लिखती हूँ, नोट कर ले, मैं ऊपर लिखती हूँ इस चीज को, ऊपर लिख दूँ। ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर stays calm, all the dipoles 100% aligned. When temperature is very very low and magnetic field is very strong, when temperature is very low and magnetic field क्या आपकी very very strong है, ठीक है। On lowering the temperature, lowering the temperature, all the dipoles 100% dipoles, 100% dipoles aligns, 100% dipoles aligns in the direction of, in the direction of, in the direction of external magnetic field, external magnetic field, in the direction of external magnetic field, ठीक है। This is called saturation, this is called saturation। इसे क्या कहते हैं आप लोग, saturation point कहते हैं आप लोग। After this Curie law not valid, after this Curie law not valid, not valid, not valid। क्यूरी लॉ क्या था आपके पास, जाई इज इक्वल्स टू सी म्यू नॉट बाई टी, ये क्या आपका क्यूरी लॉ, इसको क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ कहते हैं। तो जब टेम्परेचर आप लोग कम करते हो तो जाई बढ़ता है, क्या होता है, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो जाई क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसे स्टेज जब टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, टेम्परेचर क्या हो बहुत कम, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, वेरी स्ट्रॉन्ग हो, उस सिचुएशन में 100 के 100% डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, आपके अलाइन हो जाएंगे। 100 के 100 डाइपोल्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन फील्ड, ठीक है, सैचुरेशन। तो उसमें टेम्परेचर को कितना भी आप डिक्रीज करे जाओ, उस सिचुएशन में ससेप्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप टेम्परेचर को कितना भी डिक्रीज करो, ससेप्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दिस सिचुएशन, आफ्टर दिस क्यूरी लॉ नॉट वैलिड, इट मीन्स व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, कितना भी डिक्रीज करो, 0 कितना, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी नॉट इंक्रीज, नॉट इंक्रीज, ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी। जल्दी नोट करिए बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए, करिए नोट। देखिए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट जस्ट लाइक ए, एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट जस्ट लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एटॉमिक डाइपोल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इस केस में क्या होता है, डोमेन्स बन जाती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे से घर से बन जाते हैं मटेरियल के अंदर, इस तरीके से। ये तो बहुत कम ले रहे, लाखों अरबों डोमेन्स होती है, मैं समझाने के लिए थोड़ी सी ले रही हूँ। जैसे इसमें सारे डाइपोल्स ऐसे अरेंज होंगे, इस केस में इसमें सारे डाइपोल्स ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। इसमें सारे डाइपोल्स ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। इसमें सारे डाइपोल्स ऐसे अरेंज होंगे,
इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल वॉल्यूम जिसमें ऑल डाइपोल्स आर अरेंज इन द सेम डायरेक्शन। डोमेन मतलब, डोमेन मीन्स स्मॉल वॉल्यूम in which all dipoles aligns in same direction, सारे डाइपोल्स क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं आपके, अलाइंज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डोमेन इज कॉल्ड डोमेन। तो इसमें ये सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन। क्या कहलाएंगे, ये डोमेन कहलाएंगे आपके पास। क्या कहलाएंगे बेटा, ये डोमेन। ठीक है बेटा, ये बीच में फोन आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो क्या था इसमें, डोमेन्स की फॉर्मेशन होती है। इसकी थ्योरी क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की थ्योरी, व्हेन वी अप्लाई द वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, when we apply the weak external magnetic field, then growth of dipole, growth of domain का मतलब क्या, वो समझाती हूँ। ग्रोथ ऑफ डोमेन का मतलब डाइपोल से, जैसे आपके पास ये डोमेन है, ठीक है, इसमें ऐसे मैं 4 ही डाइपोल ले रही हूँ। ठीक है, तो आपने मान ली ये आपके पास ऐसे थी डाइपोल्स, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डाइपोल्स, तो आपने फील्ड ऐसे अप्लाई करी, आपने मान लिया इस तरीके से फील्ड अप्लाई करी H, ठीक है, तो जिधर डाइपोल्स है, इसमें बहुत सारे डाइपोल्स होंगे, तो मैं एक दो दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत सारे डाइपोल्स होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ही आप H फील्ड लगाओगे, जैसे आप क्या लगाओगे, H मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में ये डोमेन होंगे, इस फील्ड की डायरेक्शन में जो डोमेन होंगे, वो अपने डोमेन का एरिया बढ़ा देंगे इस तरीके से। देखो क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्या होगा जाएगा आपके पास, देखो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से जो डाइपोल, देखो ऐसे थे ना, इस इधर डायरेक्शन में डाइपोल्स, तो इस डायरेक्शन में आप इसकी बात करिए, आपने इस डायरेक्शन में बात करी आपके पास, तो ये इस तरीके से था, ठीक है, ये ऐसे, तो ये थोड़े थोड़े इस डायरेक्शन में अलाइन होगी, परफेक्टली नहीं होंगे, थोड़े से इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन। लेकिन जिधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, उस डोमेन का एरिया, देखो इधर फील्ड लगाई ना आपने इधर, और इसमें डाइपोल्स इधर है, तो फील्ड की डायरेक्शन में जो डाइपोल्स होंगे ना, पहले इनिशियली बहुत सारे डोमेन, लाखों अरबों, तो वो क्या करेंगे, अपने डोमेन का एरिया बढ़ा देंगे, डोमेन का एरिया क्या कर देंगे, वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एक बार इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया, ठीक है। नाउ व्हेन वी अप्लाई द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी अप्लाई द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब क्या होगा, ऑल द डाइपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, व्हेन वी अप्लाई द स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन all the dipoles are aligned in the direction of external magnetic field, when we apply the strong external field, then all the dipoles क्या होगा, जैसे strong field आप लगाएंगे, तो ये जैसे आपने ये था ऐसे, ठीक है, ये डाइपोल्स ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तो जैसे आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड ऐसे लगाई, ठीक है, तो सारे डाइपोल्स क्या होंगे, रैंडमली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करो, देन ऑल द डाइपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, एक बार इसको जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, नोट कर लिया बेटा। आगे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये मटेरियल क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी सारी पैरा की तरह ही होती है, पर वो थोड़े वीकली अट्रैक्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है आपके वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। वो क्या होते हैं आपके? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखिए एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट। एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट। Atomic dipoles exist, are aligned and are aligned. Atomic dipoles are exist and are aligned in the same direction. In the same direction. In small volume. In small volume is called domain. Is called domain. छोटे छोटे घरों में बटे हुए होते हैं इसके मटेरियल के सब्सटेंस, और एक पर्टिकुलर डोमेन में सारे डाइपोल्स क्या होते हैं? इन द सेम डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डोमेन में सारे डाइपोल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, सारे डाइपोल्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। दे आर स्ट्रांगली attracted with the external magnetic field. External magnetic field. Magnetic field. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी, जो होती है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, और जो ससेप्टिबिलिटी होती है मटेरियल की आपके पास ग्रेटर देन 1 वेरी लार्ज होती है। पैरामैग्नेटिक में स्मॉल होती है, इसमें क्या होती है आपकी? लार्ज होती है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वही बात है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल मूव, these in non-uniform magnetic field these materials are move from weak to strong, strong से कामू करते हैं, weak से कामू करते हैं strong। फिर ये मटेरियल ऐसे हैं जो मैग्नेटिज्म को पसंद करते हैं, ये B1 ये B2। B1 क्या है आपके पास? ये B2 है। ठीक है, तो B1 लेस देन है किससे? B2 से। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मैग्नेटिक दीज मटेरियल आर मूव फ्रॉम द वीक टू स्ट्रॉन्ग। किधर मूव कर रहे हैं? वीक से किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म को पसंद करते हैं। दीज मटेरियल लाइक द मैग्नेटिज्म, दीज मटेरियल्स लाइक द मैग्नेटिज्म। ठीक है, in that case magnetic field become more dense, magnetic field become more dense or strong, more dense inside the material। मतलब वही बात है कि ये फील्ड लाइंस को क्या करता है? पसंद करता है। तो जैसे एक्सटर्नल फील्ड लाइंस अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी फील्ड लाइंस अंदर से पास होगी इसके वेरी स्ट्रांगली सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है इस मटेरियल के अंदर से क्या होगी? आपकी पास होगी आपके पास। ठीक है, आपके पास इसके अंदर दो सिचुएशन होती है कि मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? तो कुछ मटेरियल तो ऐसे होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही रिमूव करेंगे तो स्विच ऑफ हो जाते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो स्विच ऑफ नहीं होते, मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन जो है आपका जीरो नहीं होता। उस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। एक बार नोट करिए जल्दी से, इतना जल्दी नोट करिए। ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, on removing external magnetic field magnetization exists। केस देखिए, if on removing external magnetic field, if on removing external magnetic field magnetization exists,
एग्जिस्ट। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? कॉल्ड हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल मतलब मैग्नेटाइजेशन को आपने अपने एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया, फिर भी कुछ डायपोल्स जो हैं आपके इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड क्या कर रहे हैं? अलाइंस कर रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन जो है आपका जीरो नहीं हुआ, मैग्नेटाइजेशन जो आपका जीरो नहीं हुआ। सच दैट एग्जांपल है एल निको, ठीक है, ये एलॉय है, ये क्या आपका एलॉय, किसका? एल्यूमिनियम का, निकल का, कोबाल्ट का और कॉपर का। दिस इज द एलॉय ऑफ निकल प्लस कोबाल्ट प्लस कॉपर, इन सब का मिक्स होता है। ये हार्ड मटेरियल, स्टील लगा लो, स्टील भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे आप मैग्नेटाइजेशन को रिमूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, फिर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाए। जैसे हम लाइट को ऑफ कर दें लेकिन फिर भी कुछ देर तक बिजली जल रही है कुछ टाइम के लिए, कभी ऐसा देखें, तो फिर भी मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? हार्ड मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन नॉट जीरो, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर। मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए? डिसअपियर हो जाए। जैसे मैंने फील्ड को हटाया तो सारे के सारे डायपोल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आगे रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो? रिमूव। जैसे स्विच को ऑफ करा, बल्ब एकदम से ऑफ हो गया, बिजली नहीं चल रही सिचुएशन में, ठीक है। तो ऐसे इसका एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो होते हैं आपके सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, इज कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं उसको, ठीक है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं उसको, ठीक है। नोट करिए, जल्दी नोट करिए, एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है आपका। जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो देखो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होते हैं ना, अलाइनमेंट इंक्रीज होती है। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है? अलाइनमेंट इंक्रीज होती है। अलाइनमेंट क्या होती है? इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, ठीक है, इफ टेम्परेचर increases, if temperature increases then ferromagnetic material loses its magnetism. If temperature increases then ferromagnetic material loses its magnetism. क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करने में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है आपकी, आप ऐसे लिख सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीजेस देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, ऐसे लिख लो। तो प्रॉपर्टी डिक्रीज का मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट में डायपोल्स जो होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइंस है, डायपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अलाइंस। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये रैंडमली मूव करना स्टार्ट करेंगे कुछ डायपोल्स, अलाइनमेंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो कुछ मैग्नेटिज्म का लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉस। तो उस सिचुएशन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे ट्रीट करेगा? जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एट सम पॉइंट ferromagnetic material become paramagnetic material। कैसा मटेरियल बन जाएगा वो आपका? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फेज ट्रांजिशन हो जाती है, इसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, ठीक है। कि फेरोमैग्नेटिक जो है आपका, फेरोमैग्नेटिक
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फेरोमैग्नेटिक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कैसा बन जाता है आपका, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक कैसे बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसे क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, क्यूरी लॉ। अब हम बात करते हैं क्यूरी लॉ की, आपके पास क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ, इस केस में क्यूरी लॉ क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी C/T माइनस TC। तो TC क्या कहलाएगा, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, TC क्या कहलाएगा आपका, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। आफ्टर द क्यूरी टेम्परेचर, आप ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक material become पैरामैग्नेटिक। जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर था उसके बाद क्या होगा आपके पास, फेरोमैग्नेटिक कैसा बन जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर। कैसा बन जाएगा आपके पास, पैरामैग्नेटिक टेम्परेचर, ठीक है। इस केस में T ग्रेटर देन होगा किससे, आपका TC से। T ग्रेटर देन होगा किससे, TC। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस करता जाएगा, कैसे, वीकली अट्रैक्ट होता जाएगा। वीकली अट्रैक्ट होगा डाइपोज, तो कैसा बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक से बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। जैसे जैसे हम इस टेम्परेचर को बढ़ाते गए, एक ऐसी स्टेज आई कि वो कैसा बन गया, क्यूरी टेम्परेचर। इसे दैट इज कॉल्ड क्यूरी लॉ ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, इसके बारे में बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों की क्लास होने वाली है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।